أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. Teaching is a noble profession that shapes character, caliber, and future of an individual. Teaching is the mother of all profession. As of Sarvapalli Radhakrishnan, the first Vice President of India, a philosopher, an excellent orator, and a teacher by profession. I wish all the dedicated teachers out there a heartfelt Happy Teachers' Day. I welcome you all in today's celebration of this special day with our significant guests in an exclusive Q&A session. I welcome you all. साहब का इस्तकबाल करते हुए डॉक्टर मोमिन अनीस साहब. I call upon another eminent guest of today's program. I request Qutbuddin Shahid sir to please come on the dais. We are lucky enough to have Qutbuddin Shahid sir today in our Samadhiya ki Adalat. He is a household name for Urdu knowing people. Sir is a sub-editor in Kelab newspaper, an ambitious and creative writer whose articles are famous among all age groups. We are glad to have you, sir. I request Advocate Niaz sir to present him a bouquet as a gesture of fondness. Thank you. Please come on the dais. He is a trustee and a teacher in Sirajul Uloom Madrasa. He is a secretary of All India Jamiatul Ulama. An honest and virtuous personality, Mufti Uzair Sahab. We are honored to have you, sir. I request Advocate Keef sir to present. I request Niaz sir to present him a bouquet as a mark of endearment. अब मैं आवाज़ देती हूँ मोहतरम मुसद्दिक मोमिन साहब को, जो कि कारी भी हैं, खतीब भी हैं, इमाम मस्जिद मुबीन भिवंडी के। आप शहर भिवंडी की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं। समदिया की दावत पर हमेशा लब्बैक कहते हैं। अक्सर अहलियान भिवंडी आपके मसाइल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। मैं मोमिन ज़ुबैर सर से इल्तिमास करती हूँ कि वो आपकी खिदमत में तहाइफ पेश करें। खिताबत वक्त में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी खंजर कभी नेज़ा कभी तलवार बन जाए। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है ज़माने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए।
I take pride to welcome Ravish sir. I request Fayyaz sir to present him a bouquet as a symbol of affection. अब मैं आवाज देती हूँ मोहतरम फैरोज देवन साहब को। आप भिवंडी के न्यूज चैनल द वॉइस के मालिक हैं। भिवंडी और आसपास की खबरों को भिवंडी की आवाम तक पहुंचाते हैं। मैं मोहतरम अशफाक बद्री साहब से दरखास्त करती हूँ कि आपकी खिदमत में तहारीफ पेश करें। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबंदा रहेंगे। तारीख बताती है हर दौर सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा है, हम जिंदा रहेंगे। मैं आवाज दे रही हूँ मोहतरम डॉक्टर अनीस मोमिन साहब को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाए। आप जो है वो भिवंडी रिवर्स एजुकेशन सोसाइटी के खाजिन हैं, होम्योपैथी के एक कामयाब डॉक्टर हैं। मैं सिराज साहब को आवाज देती हूँ कि वो आए और उनकी खिदमत में गुज़ारिश अकीदत पेश करें। सिराज साहब। मोहतरम एक्सीडेंट नियाज मोमिन साहब से इल्तिमास करती हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। आप भिवंडी रिवर्स एजुकेशन सोसाइटी के साबिक खाजिन रह चुके हैं, सीनियर वकील हैं, इस उम्र में भी बहुत ज्यादा फाल हैं। मैं रिजवान बशीर साहब से दरखास्त करती हूँ कि वो इनकी खिदमत में तोहफा पेश करें। मुबालगा इसमें नहीं, बाकमाल है ये, मिसाल जिसकी नहीं ऐसे बेमिसाल है ये। मोहतरमा रुखसाना कुरैशी साहब से इल्तिमास करती हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं। आप मारूफ सोशल वर्कर हैं। मैं सना मैडम से दरख्वास्त करती हूँ कि वो आपकी खिदमत में तो फैगुल पेश करें। रुखसाना कुरैशी कारपोरेटर भी रह चुकी हैं। समदिया से आपका पुराना ताल्लुक है। सहर इंसानियत का है तकाज़ा दहर फानी में, किसी के काम आ जाए तो अपनी जिंदगी दे दो। अब मैं दरख्वास्त करती हूँ डॉक्टर शर्मीन अंसारी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और मैं मोमिन साइका मैडम को आवाज देती हूँ कि वो इनकी खिदमत में तहारीफ पेश करें। डॉक्टर शर्मीन अंसारी। मैं डिस्ट्रिक्ट में शाहजहां टेक्निकल हाई स्कूल की
का। अल-सबह मोमिन साहिबा ये पेशे से वकील हैं और हमारी खुशनसीबी ये है कि ऐसी स्कूल की तालिबा हैं। मैं निकट फकीर मोमिन से इल्तिमास करती हूँ कि वो आपकी खिदमत में तो तहफ़्फ़ुज़ पेश करें। आप गुल हैं, महक हैं, शफक हैं, चमक हैं, इन लफ्ज़ों में पोशीदा है तस्वीर आपकी। इधर 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 चौधर आसिफ से दरख्वास्त है कि वो कमरा अदालत में तशरीफ ले आए। जोरदार तालियों से आसिफ साहब का इस्तेमाल कीजिए। मोहतरम साजिद सिद्दीकी साहब को आवाज देती हूँ कि वो आए और अपनी कुर्सी संभालें। कमरा अदालत में जज के फराइज को अंजाम दे रहे हैं, वो अनकरीब पहुंचने वाले हैं। आज की अदालत जज के बगैर जो है वो शुरू की जा रही है। अजीज बच्चों, जैसे कि अभी मैडम ने कहा कि आज की जो अदालत है जज के बगैर शुरू हो रही है। जज के बगैर अदालत होती कभी? तो आजी तौर पर सिराज भाई को जज बनाते हैं। सिराज भाई प्लीज, आप जब तक हमारे मेहमान हैं तो प्लीज आप आए। जज होना चाहिए हर अदालत में। जोरदार तालियां। तमाम मेहमान का मैं भिवंडी व्यूअर्स एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से समझिया हाई स्कूल की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और आप तमाम की आमद पर हम सब खुशी का इजहार करते हैं। एक बार जोरदार ताली हमारे तमाम मेहमानों के लिए। चूंकि आज 5 सितंबर है, तमाम असातिज़ा बहुत बिजी हैं, एहतिसाब का दिन है। हर स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह 5 सितंबर डॉक्टर राधा कृष्णन की याद में मनाया जा रहा है और हम भी सुबह से उसी में मसरूफ थे। हमारा जो पहला सेशन था, हमारे असातिज़ा ने तकारीर की, हमारे बच्चों से बात की, बहुत से बच्चों ने असातिज़ा के लिए तहफ़्फ़ुज़ लाए, बहुत से बच्चों ने मुबारकबाद पेश की। बहरहाल 5 सितंबर डॉक्टर राधा कृष्णन की याद में हम हर साल मनाते हैं। चूंकि असातिज़ा की एक बड़ी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह समझिया है स्कूल में। कुछ असातिज़ा ने कहा कि सर 5 सितंबर हमेशा होता है और 5 सितंबर को वही बातें होती है या अक्सर मेहमान हमको सिखाते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। वो सब बातें सर कुछ ऐसा करें कि जरा सा एंटरटेन भी हो। तो हमने सोचा कि भाई इंटरटेन के लिए क्या कर सकते हैं। अगर खालिस इंटरटेन करें तो फिर ये होता है कि भाई एहतिसाब के दिन इंटरटेन कैसा। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि हमारे इस मरतबा कुछ जैसे मामलात हो गए थे हमारे कैंपस में, इसलिए भी हम नहीं मनाना चाह रहे थे आज का प्रोग्राम, लेकिन खीफ सर ने हमारे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए करना है प्रोग्राम, क्योंकि अगर प्रोग्राम नहीं करते हैं तो बहुत सी बातें आती हैं। बहरहाल सच सच होता है, झूठ झूठ होता है, जो बातें होगी बात की बात होती है। बहरहाल एक बार फिर आज का जो प्रोग्राम का हमने नाम दिया हुआ है वो है जश्न यौम असातिज़ा के तौर पर समझिया की अदालत में इल्मी बहस। अब चूंकि समझिया की अदालत में इल्मी बहस ये जो मुनाकिद हुआ प्रोग्राम, तो यहाँ पे जो हमारे मेहमान हैं जिनसे हम सवालात पूछने वाले हैं, और आपको मैं बताता चलूं कि जितने भी सवालात हैं वो हमारे असातिज़ा से, हमारे बच्चों से, हमारे वालिदैन से, वो सब कनेक्ट है वो सवाल। यहाँ पर मेहमानों को बुलाने का ये मकसद नहीं है कि भाई फला मेहमान या फला मुजरिम जज के ये कटहरे में हाजिर हो, ऐसा नहीं है।
हमारे मेहमान को हम इज्जत के साथ ऐसे मेहमान यहाँ पर इनवाइट करेंगे और उनसे कुछ सवालात पूछेंगे। यहाँ पर उनको इनवाइट कर कर कुछ सवालात पूछने का मकसद ये है कि हमारे जो पीटीए के मेंबर्स आए हुए, हमारे असातिज़ा की जो टीम है, हमारे जो बच्चे हैं, ये हमारे मेहमानों के जवाबात से बहुत सी बातें सीखें, हमारे मेहमान उनसे क्या कहना चाहते हैं। और इंशाल्लाह जब पूरे सवाल जवाब का जब सेशन खत्म होगा तो अगर हमारे जो दीगर बच्चे हैं या जो यहाँ पर दीगर मेहमान आए हुए अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं तो वो हमसे पहले रब्ता करें, हमको तहरीरी तौर पर लिख के दें। अगर हमको लगता है भाई हमारे मेहमानों से वो सब पूछना है तो हम इंशाल्लाह ज़रूर पूछेंगे उनसे। तो ठीक है बेटा, एक बार शुरू करें फिर हमारी समदिया की अदालत। जोरदार तालियां समदिया की अदालत में इल्मी बहस में सबसे पहला नाम हम वो पुकारेंगे रुपेश मात्रे जी। श्री रुपेश मात्रे समदिया की अदालत में हाजिर हो। वेलकम सर, प्लीज ऑन द समदिया की अदालत रुपेश मात्रे सर। थैंक यू वेरी मच सर। देखिए रुपेश मात्रे जो हमारे शहर के लिए एक ऐसी शख्सियत है कि आप किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। रुपेश मात्रे ने अपने जिस तरीके से उन्होंने काम किया हुआ है ऐसे बहुत से काम की सराहना हर स्कूल करती हर कोई करता है। सर आपका समदिया की अदालत में इस्तकबाल है और हम आप आज के टीचर्स डे पर हमारे बच्चों से आप सबसे हम आपको खिताब करना चाहेंगे कि सर आपका जो एरिया है उस जगह के अक्सर बच्चे ना सर स्कूल छोड़ देते हैं, बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं या आधी तालीम हासिल करते छोड़ देते हैं, जबकि हमारा शहर इतना बड़ा शहर है सर। हमारे शहर में ऐसे कितने इंस्टीट्यूट होना चाहिए थे, बड़े बड़े कॉलेजेस होना चाहिए थे, लेकिन वो किसी वजह से नहीं है। अगर सर आप अगला एमएलए बनते हैं तो आपके क्या मंसूबे हैं सर, आप शहर के लिए क्या करना चाहोगे सर? सबसे पहले मैं समदिया अदालत में आप सबको स्वागत करता हूँ और जो सवाल मुझे पूछा गया है उससे पहले आज का जो टीचर्स डे है, ये टीचर्स डे की मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और निश्चित रूप से जो बच्चों में संस्कार और बच्चों को तालीम देने का काम आप सब कर रहे हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा भी करता हूँ। और जो सवाल मुझे पूछा गया है, मेरे भिवंडी ईस्ट में आपने कहा है कि बहुत सारे बच्चे स्कूल छोड़ रहे हैं। हम तो इस सवाल का जवाब देने में यही कहेंगे कि बच्चे की पढ़ाई तालीम जो है ये संवैधानिक अधिकार है और गवर्नमेंट ने भी रूल्स बनाया है कि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और इस कानून के तहत हर बच्चे का अधिकार है। और फिर भी अगर बच्चों को स्कूल छोड़नी पड़ती है तो ये हमारा दुर्भाग्य है, कहीं ना कहीं हम कम पढ़ रहे हैं, ये हमको मानना पड़ेगा। और अगर हम ये मानते हैं तो हम अपराधी हैं। लेकिन अगर इस तरह के कुछ बच्चे अगर स्कूल छोड़ रहे हैं और ये अगर हमको पता चले तो निश्चित रूप से उस बच्चे को आगे की पढ़ाई के लिए जिस तरह से जो स्कूलों में व्यवस्था करनी चाहिए वो व्यवस्था के लिए हम वहाँ पर निश्चित रूप से काम करेंगे। और जिस तरह से मेरे भिवंडी ईस्ट में स्कूलों का निर्माण हुआ है या तो जैसे स्कूल है जिस तरह से मेंटेन होने चाहिए उसके लिए हमने पहले भी कोशिश की है। भिवंडी में हमने हमारा खुद का एक मात्रे कॉलेज भी लाने की कोशिश की है, जिसमें आज भी बहुत सारे गरीब तबके के बच्चे वहाँ पर उनका एडमिशन हम फ्री करते हैं और कम से कम जो गवर्नमेंट की फ़ी है वो फीस में भी वहाँ पर काम करने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे एरिया में मेरे घर के बाजू में ही वहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ाई करने आते हैं, तो उनके लिए जो जो व्यवस्था वहाँ पर करनी चाहिए वो हर चीज़ करने की हमने कोशिश की है। आने वाले समय में हम वहाँ पर विधि कॉलेज से लेके मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। जोरदार तालियां बच्चों, आपने हर सवाल अगर आपको लगता है जवाब अच्छा है, सही है, बस अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर सब सही सवाल होंगे, उनके जवाब भी होंगे, इससे आपको जोरदार तालियां बजाना है। इससे पहले भी हमने भिवंडी में मेडिकल कॉलेज लाने की कोशिश की थी, लेकिन जो नॉर्म्स है वो नॉर्म्स ऐसे है कि जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो जिला चिकित्सालय जो होता है जैसे कि थाना में है वो अगर भिवंडी में आ जाता तो उसके लिए हमने कोशिश की थी कि आईजीएम को जिला रुग्णालय का दर्जा मिले, ताकि वो जिला रुग्णालय का दर्जा मिलता तो वहाँ पर मेडिकल कॉलेज का हमको परमिशन मिलता था। इसके लिए हमने कोशिश की है। आने वाले समय में निश्चित रूप से हम मेडिकल कॉलेज लाने की कोशिश यहाँ पर भिवंडी में करेंगे।
जोरदार तालियां। देखिए हमारा जो पहला सवाल था रुपेश माथुर जी से कि अक्सर वहाँ के सर बच्चे ना छोड़ते हैं स्कूल। हमने देखा है कि हमारे जब टीचर्स वहाँ पर जाते हैं ना सर इलेक्शन ड्यूटी में, तो जो बच्चे वहाँ पर आते हैं ना तो वो स्कूल छोड़ देते हैं, जबकि वहाँ पे आप जैसे लोग हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो बच्चों की मदद करते हैं। तो सर ऐसे में आप बच्चों की किस तरह मदद करते हैं सर, क्या क्या मदद करते हैं सर? हमने बहुत से बच्चों को स्कूली साहित्य जो है वो देने की कोशिश की है। वहाँ पर किताबें हैं, नोटबुक है, बहुत से जो जो चीज़ें लगती है स्कूलों में वो देने की कोशिश की है। जो बच्चों के माँ बाप को, बहुत सारे लोगों का ऐसा प्रॉब्लम होता है कि उनकी फीस तक भरने को नहीं आते, तो फीस भी भरने का काम हमने इससे पहले बहुत बार किया है। हम तो आपके माध्यम से आह्वान करेंगे कि बहुत सारे जो पालक हैं जो बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो उनको मैं आह्वान करता हूँ कि आप लोग बच्चों को स्कूल में भेजिए। वैसे भी आपको मालूम है कि 10वीं तक का स्कूल का जो फ्री ऑफ कॉस्ट में बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनका बाकी जो चीज़ें हैं, जो भी किताबें, नोटबुक या उनको जो जो जरूरी चीज़ें हैं वो सब देने की कोशिश हम करेंगे। जोरदार तालियां। और उसके बाद सर एक छोटा सा आपसे सवाल, क्योंकि आप हमारे आज खास मेहमान हैं, कि सर हमारी सबकी दुआ है आपके साथ। आप इलेक्शन अभी लड़ने वाले, आप हो सकता है एमएलए बनेंगे, हम चाहते हैं कि आप एमएलए बने। सर आप एज ए एमएलए बनने के बाद तालीम के मैदान में या तालीम के लिए ऐसी क्या क्या आप यूनिट क्या मतलब क्या कर सकते हैं, जैसे क्या मंसूबा है सर आपका, क्या प्लानिंग है सर आपकी? निश्चित रूप से ये मौका मुझे इससे पहले भी भिवंडी के लोगों ने दिया था। उस समय भी हमने पूरी तरह से जो विकास कामों से लेके बच्चों को पढ़ाई में जितनी मदद हो सके वो करने की कोशिश की है। आने वाले समय में अगर हम एमएलए बनते हैं तो निश्चित रूप में जो बच्चे ड्रॉबैक करते हैं, जो स्कूल से निकल जाते हैं, वो नहीं जाने के लिए जो जो चीज़ें करनी आवश्यक है वो निश्चित रूप से करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों का निर्माण करने के बजाय जो स्कूल है उनका जो तालीम का दर्जा है उसको सुधारने की आवश्यकता है, क्योंकि महापालिका के स्कूल है, बाकी स्कूल है, वहाँ अच्छी सी सुविधा नहीं है या वहाँ पर ठीक तरह से पढ़ाई में जो दर्जा होना चाहिए वो नहीं है। उसको बढ़ाने की कोशिश हम जरूर करेंगे। और स्कूल का निर्माण भी नए रूप से, अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो उनके नए स्कूल भी निकालने की कोशिश करेंगे ताकि कोई बच्चा पढ़ाई से, तालीम से वंचित ना रहे। थैंक यू वेरी मच सर। आपने मेरे सवाल में मेरे अगले सवाल को भी आपने कवर कर लिया कि सर अक्सर देखने में आ रहा है कि जो महापालिका की स्कूलें हैं सर, उसमें ना सर प्यून नहीं है, वहाँ पर टीचर्स की कमी है, बच्चे वहाँ पे नहीं जा पा रहे हैं, तो इसमें आप क्या करना चाहेंगे सर आप? इससे पहले भी बहुत सारे स्कूलों में टीचर्स कम है, महापालिका में टीचर्स की कमी है, या तो जहाँ पर जितनी टुकड़ियाँ हैं उतने टीचर्स दिए नहीं जाते हैं। कहीं ना कहीं वहाँ भी पॉलिटिकल ये हो जाता है कि जहाँ पर जिनका प्रेशर है वहाँ अच्छे से टीचर भेजे जाते हैं, कहीं पर टीचर नहीं मिलते। ये सब चीज़ें जो है, क्योंकि समान अधिकार से सबको शिक्षा और तालीम ठीक ढंग से मिलना चाहिए, इसके लिए कॉर्पोरेशन को पहले सुधारने का काम करेंगे और कॉर्पोरेशन के स्कूल जो है वहाँ पर अच्छी सुविधा निर्माण करने का काम करेंगे, वहाँ बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। खास करके अभी स्कूल आप देख रहे हो कि स्कूलों में बच्चियों और बच्चियों के साथ जिस तरह से फिलहाल जो माहौल है ये सब नहीं होना चाहिए। इसके लिए पहले तो उनकी सुरक्षा पे ध्यान देंगे, दूसरी चीज़ जो है उनको सुविधा निर्माण करेंगे और बच्चे अच्छे से पढ़ने के लिए जो जो चीज़ें करनी है वो पूरी करने का काम हम निश्चित रूप से। थैंक यू वेरी मच। जोरदार तालियां। आज के हमारे पहले मेहमान थे रुपेश माथुर जी। सर मैं अपनी तरफ से पूरे बच्चों की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं कि इंशाल्लाह नेक्स्ट एमएलए आप होंगे सर। थैंक यू वेरी मच। और जो जज हैं हमारे, उनसे मैं बताऊं कि सर ज्यादा वक्त ना लें, जो भी है सवाल के जवाब में 3 मिनट एक सवाल को हम देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमको 1 से 1.5 के दरमियान हमारा प्रोग्राम खत्म करना है सर। जी हेलो, ये रुपेश साहब मात्र का एक वाकया बताता हूँ। हमारे एक स्टूडेंट के घर पे गया था 2 बजे रात में। सुबह उनको सही चाहिए थी पेपर पे, तो 2 बजे रात में इन्होंने सही करके पेपर दिया आपके गांव में घुमा, और उनको 3000 रुपया इन्होंने दिया, और उन्हें जो भी जरूरत पड़ेगी एनी टाइम मेरे घर पर आ जाना। बहरहाल देखिए सर सवाल बहुत आएंगे हमारे पास, लेकिन कुछ चुनिंदा सवाल ही इंशाल्लाह हम आपसे पूछेंगे। उसके बाद दूसरे हमारे मेहमान मोहतरम खुशबुद्दीन शाहिद साहब समदिया की अदालत में हाजिर हो। जोरदार तालियां। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं इंकलाब के सब एडिटर कुतुबुद्दीन शाहिद सर। सर आपका वेलकम है, इस्तकबाल है, थैंक यू वेरी मच। कुतुबुद्दीन शाहिद की जो शख्सियत है
ये हम तमाम इनसे वाकिफ़ हैं। और सुनो, ये मैं आपको बताता चलूँ कि सर ये जो प्रोग्राम चल रहा हमारा, ये हमारा समदिया का एक यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर चल रहा है। और इंशाल्लाह ये हमेशा हमारे बच्चे और हमेशा हमारे जितने भी असातिज़ा देखते हैं। और ये सर आप जो भी कह रहे हैं ये आप समझ के चलें कि आप शहर से मुखातिब हैं, आप समदिया की अदालत में नहीं है, शहर की अदालत में सर आप। और ये जो प्रोग्राम हमारे यूट्यूब चैनल पर है, इंशाल्लाह बच्चे उसको कभी भी देख सकते हैं, हमारे जितने मेहमान हैं कभी भी देख सकते हैं। कुतुबुद्दीन शाहिद साहब आज समदिया की अदालत में हाजिर हैं। सर आपका इस्तकबाल, ये हमारे मेहमान हैं। सर आपके लिए एक सवाल है, चूँकि सर आप प्रिंट मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और आप जानते हैं कि आज के तालिब इल्म और असातिज़ा अखबार पढ़ने से बहुत दूर है सर, तो ऐसे दौर में जहाँ पर असातिज़ा भी बच्चे भी अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, तो इन्हें अखबार पढ़ने की आप किस तरह तरगीब देंगे हमारे बच्चों को, हमारे असातिज़ा को सर? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं कहूँ कि आज किसी कटहरे में हाजिर होने का पहला मौका है। थैंक यू। अल्लाह का शुक्र है, कभी मौका मिला नहीं। ये तो साजिद साहब की मोहब्बत में उन्हें गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया है। तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ यौम असातिज़ा की मुनासबत से। जो साजिद साहब का सवाल है, उस सवाल से पहले उसका एक जवाब ये होना चाहिए कि मतलब एक सवाल ये होना चाहिए कि अखबार क्यों नहीं पढ़ते, या अखबार पढ़ते मतलब पढ़ने की क्या नाम है कि क्यों ज़रूरत है, अखबार पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। तो ये अकबर इलाहाबादी की ज़बान में कि खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। अखबार की ज़रूरत क्या है? बेटा ये ताली बजा सकते थे ना आप। अखबार जो है हमारे समाज का आईना है। अगर हम अखबार नहीं पढ़ेंगे, हम अपने समाज को समझ नहीं सकेंगे। हम अपने समाज में क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, क्या होना चाहिए, इसका इदराक हमें नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि अखबार पढ़ा जाए। अब रही बात कि अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, उसकी वजह क्या है, और या कि अखबार पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए। तो अखबार नहीं पढ़ रहे हैं उसकी वजूहात कई हैं। इसमें पहली वजह अगर ये कही जाए कि आज की जो दौड़ भाग की ज़िंदगी है उसमें वक्त किसी के पास नहीं है। हालांकि हर कोई वक्त गुजारी के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। लोग कहते हैं कि वक्त नहीं है और वक्त गुजारी के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। रील्स देखने में जितना वक्त ज़ाय कर रहे हैं उतने वक्त में वो खुद मतलब कोई क़यामत काम कर सकते हैं। ये हमारा अगला सवाल है फेरोज सर से। तो बहरहाल मैं फिर यहाँ से आगे बढ़ जाता हूँ इस सवाल को यहाँ से सरफ नज़र करते हुए। इसमें अखबार नहीं पढ़ने की वजह जो मैंने बताई वो है। दूसरी वजह ये है कि कुछ अखबारों में भी मतलब मसला है, हमारी कोताही है। मैं अपनी कोताही का एतराफ़ करता हूँ कि हम अखबार में वो चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं शायद जो हमारे कारीन को ज़रूरत है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि अखबार में वो सब कुछ मतलब इतना बहुत कुछ होता है जो आपके काम की चीज़ है, आपको पढ़ना चाहिए। इसलिए कि आज की तारीख में भी अगर कोई मुस्तनद चीज़ है मतलब मीडिया में, तो वो है प्रिंट मीडिया। मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रद्द नहीं करता, मुस्तरद नहीं करता, सोशल मीडिया को मुस्तरद नहीं करता, लेकिन इस्तेनाद जो हासिल है वो अखबार को है, आज भी और पहले भी। फ्रांसीसी सिपह सालार जो नेपोलियन वहाँ का बादशाह भी बना, उसका ये कहना था कि अगर हमारे सामने 100 फौजी दस्ते हों और उसके सामने अगर एक अखबार हो तो मैं अखबार से ज़्यादा खौफज़दा रहूँगा। तो आज की तारीख में अगर हुक्मरां महाज को, हुक्मरां तबके को जवाबदेह बनाना है तो उसके लिए अखबार को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, और ये मजबूती हमारे कारीन भी कर सकते हैं। अखबार पढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, नहीं पढ़ रहे हैं उसकी क्या नाम है, उसका हल क्या है। तो मैं अगर ये कहूँगा कि असातिज़ा अगर अखबार नहीं पढ़ते हैं तो अपना खुद नुकसान करते हैं। इसलिए उन्हें बेदार रहने के लिए, उन्हें अपने आप को अवेयर रहने के लिए अखबार पढ़ना चाहिए। इसके लिए जिम्मेदारी मैं इल्ज़ाम देता हूँ प्रिंसिपल साहब को खुद कि आप जो है ऐसा कोई मौके निकालिए, ऐसा कोई रास्ता निकालिए कि आपके असातिज़ा अखबार पढ़ें। आप उनसे सवाल कीजिए इस ताल्लुक़ से, आप उनको जवाबदेह बनाइए कि आज के अखबार में क्या है, उनको इल्म होना चाहिए। इसी तरह से बच्चों को जिम्मेदारी असातिज़ा दें खुद।
देखिए बहुत शुक्रिया। जैसे कि अभी कुतुबुद्दीन शाहिद साहब ने कहा कि बच्चों को तहरीक देना चाहिए, मैं सर आपको बताता चलो, हमारे तमाम मेहमान को बताता चलो कि हमने अपने स्टाफ रूम में अक्सर बहस होती है, तो कुछ दिन कबल ही हमारे स्टाफ रूम में बात चली कि सर अपने बहुत से बच्चे लाइब्रेरी नहीं जाते हैं, तो उसके लिए कुछ तो करना चाहिए। तो हमारे फहीम सर ने कहा कि क्यों ना सर ऐसा किया जाए कि हमारी जो क्लासरूम है उसमें एक छोटा सा रेक लगाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ दिया कि आप किसी भी क्लासरूम में जाए, वहाँ पे ब्लैक बोर्ड के बाजू में एक रैक लगा हुआ है और उस रैक में हमने 10-10 किताबें लाइब्रेरी से रखी हुई है और क्लास टीचर ने बच्चों से वहाँ पे 10-10 किताबें रखाई हुई है ताकि हमारे बच्चे वहाँ से किताब लेकर पढ़ें। ये हमने कोशिश की हुई है सर। बहरहाल ये एक अच्छा कदम है और ये होना भी चाहिए। शाहिद साहब जैसे कि आपने कहा कि मैं इसमें थोड़ा सा एक इजाफा करना चाहूँगा कि आजकल जितने भी मतलब बड़े इम्तहान होते हैं, जितने भी मुकाबला जाती इम्तहान होते हैं, उसमें करंट अफेयर्स की बहुत अहमियत होती है और सारे इम्तहान में मतलब उसके अच्छे वेटेज होते हैं और करंट अफेयर्स की मालूमात जो है अखबार से ही होती है। अभी जैसे सर ने कहा कि भाई प्रिंसिपल्स को चाहिए कि अपने असातिज़ा को मोटिवेट करें अखबार पढ़ने के लिए, लेकिन अक्सर होता है सर, देखिए जब हम किसी पुराने ज़माने में हमारे जो बाप दादा के ज़माना था या ऐसा समझिए किसी रिश्तेदार के जब हम घर जाते थे, अगर वो टीचर हैं तो उसकी एक अपनी लाइब्रेरी हुआ करती थी, उसके मेज़ पर अखबार बिखरे हुए रहते थे। लेकिन आज बदकिस्मती से आप टीचर्स के घर जाएं, बहुत कम टीचर्स के घर लाइब्रेरी है और उनके मेज़ पर अखबार नज़र आते हैं। तो ऐसे दौर में सर कि असातिज़ा की जो पेशा वाराना जो तरक्की है, इसमें प्रिंट मीडिया का क्या किरदार होना चाहिए सर पेशा वाराना तरक्की में? देखिए असातिज़ा की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ अखबार मतलब कह सकते हैं कि सिर्फ निसाबी किताब को पढ़ा देना नहीं है, बल्कि तलबा की हमा जहत तरक्की उनकी जिम्मेदारी है, पेशा वाराना जिम्मेदारी है। मतलब ये कह सकते हैं कि हम निसाब को ख़त्म कर दें, एक ड्यूटी तो मुकम्मल हो जाएगी लेकिन उनकी जिम्मेदारी अदा नहीं होगी। एक उस्ताद को अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि मैं क्या हूँ। अभी हम लोग नीचे बैठे हुए थे तो हमारे डॉक्टर रवि साहब ने बताया कि हमारे समाज में जितने भी लोग हैं जो किसी भी मर्तबे पहुँचे हुए हैं, उनको किसने बनाया है? एक टीचर ने बनाया है, एक उस्ताद ने बनाया है। उस्ताद का मर्तबा बहुत बुलंद होता है। मैं दो छोटे छोटे वाक़यात बताकर मैं अपनी बात खत्म करूँगा। उस्ताद का मर्तबा क्या है? जर्मनी में एक मर्तबा असातिज़ा के कुछ बड़े ओहदेदारों ने, जिसमें जजेस हजरात भी थे और कई का नाम है जो आला प्रोफेशनल लोग थे, उन्होंने हड़ताल की। उनका मुतालबा यह था कि हमारी तनख्वाह जो है असातिज़ा के बराबर की जाए। असातिज़ा की तनख्वाहें बहुत ज़्यादा हैं और हमारी तनख्वाहें कम हैं, तो हमें उनके बराबर तनख्वाह दी जाए। वो हड़ताल तवील चली तो जर्मन की चांसलर जो हैं, उन्होंने असातिज़ा की जो डेलीगेट उनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि हम आपको उनके बराबर करें जिन्होंने आपको बनाया है? तो एक तो ये हो गई मतलब मिसाल कि समाज में कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, उसे किसी उस्ताद ने ही बनाया है। दूसरी मतलब मैं बताऊंगा इब्न इंशा, जो उर्दू के मारूफ इंशाइया निगार हैं, और वो एक मतलब जापान गए दौरे पर। वहाँ अपने एक दोस्त के साथ मुलाकात की और मुलाकात के बाद वो बाहर जो है लॉन में खड़े होकर उनसे बात कर रहे थे। वो एक चीज़ अजीब से महसूस किए कि उनके करीब से कोई बच्चा गुजरता तो छलांग मार के आगे निकलता था। वो एक बच्चा हुआ, दो बच्चा हुआ, चार बच्चे हुए। वो हैरान हुए कि मतलब ये क्या माजरा है। उन्होंने अपने साथी से पूछा कि मतलब बच्चे सब नॉर्मल चलते हैं, लेकिन जब आपके पास आते हैं तो छलांग मार के आगे क्यों निकलते हैं? उन्होंने कहा कि ये बच्चे नहीं चाहते कि उनके कदमों के नीचे मेरा साया है, तो मेरे साये को छलांग मार के आगे निकलते हैं। तो ये है उस्ताद का मर्तबा, इसे उस्ताद को समझना होगा। अगर उस्ताद खुद समझेंगे तो वो अपने पेशा वाराना ज़िंदगी में और कामयाबी हासिल करेंगे। मैं एक छोटा सा एक सवाल पूछे, अपनी बात ख़त्म करूँगा खुद, कि हम लोग कहते हैं गाय दूध देती है, क्या सही है? मैं जो सवाल कर रहा हूँ क्या सही है? सर एक बार फिर से करें। गाय दूध, मैं कह रहा हूँ गाय दूध देती है, क्या ये सवाल सही? नहीं, गाय दूध देती नहीं है, गाय से दूध निकालना पड़ता है। सर ये आप साबित कर दिया कि आप वाकई में एक रिपोर्टर अच्छे हैं। बहुत शुक्रिया। बहरहाल हमारी समझिए की अदालत में हमारे मेहमान कुतुबुद्दीन शाहिद थे और सर हमारे पास सवालात बहुत हैं लेकिन वक्त कम है।
मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे बच्चों को, हमारे असातिज़ा को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुफीद बातें बताई। इंशाल्लाह हम इस्तेफादा करेंगे, आपके इस मशवरे पर भी हम अमल करेंगे। बहरहाल कुतुबुद्दीन शाहिद की आमद हमारे लिए बाइस मसरत थी। इसी के साथ साथ मैं और बताता चलूँ कि आज की हमारी इस महफिल में अच्छे बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं यहाँ पर बुलाकर इस्तकबाल नहीं कर सक रहा हूँ, जैसे खुर्रम भाई हैं, शहीर है, अपने बोबले सर हैं, जनाब हैं, और जमाल भाई हैं, मुदस्सिर हैं, फ़हीम भाई अंसारी हैं, दीगर बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे रिटायर्ड टीचर्स हैं। मैं एक बार फिर तमाम का इस्तकबाल करता हूँ समझी की हालत में। और सर बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एडवोकेट नियाज मोमिन समझिया की अदालत में हाजिर हो। जोरदार तालियां एडवोकेट नियाज मोमिन समदिया की अदालत में हाजिर हैं। क्योंकि देखिए हमारी जो अदालत है समदिया की, मैं जज सर इजाजत के साथ, क्योंकि ये एडवोकेट नियाज मोमिन ये हमारे मैनेजमेंट में भी हैं और प्लस आज की हमारी जो अदालत है, अदालत के एक मेहमान भी हैं। ये एडवोकेट नियाज मोमिन, मैं बताता चलूँ बच्चों आप तमाम को कि बहुत सीनियर वकील हैं। हमारी आज की इस बज़्म में 2 सियासी हजरात हैं और उसके बाद 2 समाज सेवक हैं, 2 प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया से हैं, और उसके अलावा 2 प्रिंसिपल हैं, और उसके अलावा 2 सोशल वर्कर हैं। इस तरीके से हमारे और 2 डॉक्टर हैं, और ख़ास तौर पर जो 2 डॉक्टर हैं वो दोनों इंतज़ामिया की लिस्ट में आते हैं। ऐसे मैनेजमेंट हमने उनको यहाँ पर इन्वाइट किया हुआ है। बहरहाल जो वकील का सिलसिला है, तो समझिए कि अदालत में हमारे जो तीसरे मेहमान हैं एडवोकेट नियाज मोमिन सर, आपका इस्तकबाल है समझिए कि अदालत में। आपके लिए सर एक छोटा सा सवाल है कि अक्सर देखने में आ रहा है सर कि क्राइम का रुझान है ना, जो जुर्म का रुझान, वो बच्चों में बहुत तेजी से बढ़ रहा है सर। तो सर आखिर क्या वजह है कि बच्चे जुर्म की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं? तो ऐसे में असातिज़ा को क्या रोल अदा करना चाहिए सर? आजकल बच्चों में ना सर जुर्म बहुत बढ़ रहा है, यानी बच्चे छोटे छोटे हैं लेकिन बड़े बड़े जराइम में उनका नाम है। तो क्या वजह है सर वो, और उसमें असातिज़ा उसको कैसे रोकथाम कर सकते हैं सर? असातिज़ा नाम लेके बच्चों के आइडल होते हैं। असातिज़ा को देखकर बच्चे उनकी आदतें अपनाना चाहते हैं। इसका फ़ायदा उठाने के लिए उस्ताद को बहुत तामीरी काम करना है। असल में बच्चों को क्राइम से रोकने के लिए हम बच्चों को शहरी निज़ाम का पाबंद बनाएं। शहरी निज़ाम का पाबंद होना बहुत ज़रूरी है, वो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आइंदा यही बातें बड़ी हो जाती हैं और उन्हें क्राइम की आदत पड़ जाती है। जैसे बगैर लाइसेंस की गाड़ी चलाना, यह बहुत मामूली बात है, लेकिन शहरी निज़ाम जो है वो इसकी इजाज़त नहीं देती। शहरी निज़ाम से मतलब जो स्टेट के रियासत के कवानीन बनाए जाते हैं। हम बच्चों को मजहबी तालीम तो देते हैं, मजहबी तालीम देने से बच्चे वो तो सीख जाते हैं कि ये काम करने से गुनाह होगा, ये काम गलत है, इसकी मनाही है, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है वो गुनाह वो समझते हैं कि ये हमको तो मरने के बाद मिलने वाला है। और शहरी निज़ाम जब उन पर लागू होगा और शहरी निज़ाम के तहत जब उन पर पाबंदी आएगी तो उसका फ़ौरन उन पर असर पड़ता है। अब जैसे मैंने एक मिसाल दी कि बगैर लाइसेंस की गाड़ी चलाना, बेतरतीबी से गाड़ी चलाना, या फिर बच्चे जब स्कूल से छूटते हैं तो रास्ते में वो लोगों का मजाक उड़ाते हैं और उनके बदजुबानी करते हैं। तो इस तरीके से उन्हें जब असातिज़ा इस बात की तंबीह करेंगे कि आपको लोगों का मजाक नहीं उड़ाना है, आप लोगों को, इसलिए आप अच्छे किरदार के मालिक बनो, तभी वो बच्चे सुधर सकते हैं। वरना ये छोटी छोटी बातें आगे चलकर बड़े क्राइम को पैदा करता है। और भी बहुत सी ऐसी छोटी मिसालें हैं, जैसे बच्चे जब स्कूल से निकलते हैं या अपने तौर पर जब खेलने के लिए जाते हैं
तो रास्ते में वो पत्थर उठाते हैं, ये स्ट्रीट लाइट फोड़ देना और वो उसे उस पर पत्थरबाजी करते हैं, जिससे वो नुकसान तो होता है, लेकिन ये किसका होता है ये हमको बताना चाहिए कि ये हमारा ही नुकसान है। जब शहरी निज़ाम जब लागू होता है और अगर हम स्ट्रीट लाइट को तोड़ देंगे तो उसका पैसा लोगों से ही निकाला जाता है। जो टैक्स निकलता है वो बच्चों को उसका मतलब समझना चाहिए कि इस तरीके से हमको इसका नुकसान होगा। इसलिए पुलिस कार्रवाई इसलिए ऐसे बातों से हम लोगों को बच्चों को समझाना चाहिए कि ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आगे चलकर ये बहुत बड़े गुनाह की तरफ उनको राग़िब कर देती है। थैंक यू वेरी मच सर। देखिए अभी जैसे सर ने कहा कि बहुत छोटे छोटे गुनाह हैं जिनको बच्चे नज़रअंदाज करते हैं या असातिज़ा ऐसे गुनाह के लिए बच्चों को तलकीन नहीं करते हैं, तो वही सब गुनाह या वही छोटे छोटे रास्ते आगे जाके बच्चों में परवान चढ़ते हैं, वो जराए और फिर बच्चा बड़े बड़े जुर्म करता नजर आता है। सर अपने हिंदुस्तान में तो हिंदुस्तान में ना फिर भी सर एक गनीमत है कि स्कूलों में या कॉलेजेस में बच्चे उस तरह की हरकत नहीं करते जैसे हम बाहर के कंट्रीज के बारे में जब हम सुनते हैं 8 साल का बच्चा 12 साल का बच्चा पिस्टल लेके चला गया अपनी क्लास में फायरिंग कर दे रहा है, या फिर वहाँ के बच्चों के जो और भी जो दूसरे सेक्स स्कैंडल्स हैं वो बहुत ज़्यादा नुमाया हो जाते हैं। सर हमने ये चीज़ हिंदुस्तानियों में कमी है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आज कि ये बच्चों में अगर चूंकि हम वेस्टर्न की तरफ भागे दौड़े जा रहे हैं सर, तो कल क्या हमारा बच्चा भी जराइम में शामिल रहेगा? बिल्कुल सही है, हमको बच्चों को वेस्टर्न की तरफ जाने से रोकना चाहिए, वरना वो ज़्यादा से ज़्यादा फिर गुनाह में मुलव्वस हो जाएंगे। ठीक है सर, एक सवाल और है आपसे सर कि अक्सर हमारे असातिज़ा और तलबा के जहन में ये बात फैली हुई है कि आजकल इंसाफ नहीं मिलता। सर ये एक गुमान है, आप चूँकि कोर्ट में हमेशा रहते हैं, लेकिन ये एक जहन बना हुआ है समाज में कि पैसे वालों को इंसाफ मिलता है। फिर किसी ने कहा था कि जो इंसाफ का जो जाला है उस जाले को हाथी और जिस तरह बड़े जानवर तोड़ देते इसी तरह पैसे वाले उस जाले को तोड़ देते हैं और छोटे मोटे लोग उसमें फंस जाते हैं। तो एक सवाल है सर आपसे कि अक्सर असातिज़ा और तलबा में ये बात फैली हुई है या समाज में ये बात फैली हुई है कि इंसाफ नापैद हो चुका है, तो आज के अदालती निज़ाम में क्या तरमीम की ज़रूरत है? इस सवाल में दो पहलू हैं, एक तो अदालती निज़ाम में जो तरमीम है वो है और दूसरा इंसाफ नहीं मिलता, ये बात है। ये बात गलत है कि इंसाफ नापैद होता जा रहा है। कुछ केसों में ऐसा होता है कि जहाँ सामने वाली पार्टी कुछ अपने पैसों का या अपने रसूख का इस्तेमाल करके जज पर हावी हो जाती है या किसी तरीके से बदगुमानी पैदा करके वो अपनी जीत हासिल कर लेते हैं, लेकिन इंसाफ हर एक को मिलता है, ये कभी ऐसा नहीं होता। अभी जैसे कि मैं बताऊं कि इंसाफ लोग जो समझते हैं, इंसाफ असल में सिर्फ अदालती कार्रवाई में ही मिलता है, ऐसा नहीं है। जो सरकारी ऑफिसर्स हैं, सरकारी अफसरान हैं, वो भी कभी कभी बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी करते हैं, इसलिए लोगों में ये बदगुमानी फैली है कि हमको इंसाफ नहीं मिलता। जैसे पुलिस में किसी बात की अर्जी की और आपको उस पर कार्रवाई नहीं हुई, आपको उसका जवाब नहीं मिला, तो आप ये सोचते हैं कि मुझको इंसाफ नहीं मिला। इसी तरह म्यूनसिपलिटी में, कॉरपोरेशन में आप घर की परमिशन मांगते हैं कि हमको ये रिपेयर करना है, लेकिन आपको परमिशन नहीं मिलती, तो आप ये समझते हैं कि मुझको इंसाफ नहीं मिला। इसलिए ज़्यादातर नाइंसाफ़ी जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर, उनके हाथों से होते हैं, और ये ज़्यादा से ज़्यादा वो वही लोग हैं जो इस तरीके का काम करते हैं। वरना अदालत में बहुत कम ऐसा होता है कि लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। अगर इंसाफ नहीं होता, नापैद होता जाता है, तो ब्रिटिश वालों का केस जो गुजरात में चलता था वो बम्बई में लाया गया
ताकि उसको इंसाफ मिले, और उसको इंसाफ मिला। इसी तरीके से एक और मैं मिसाल देता हूँ कि रोशन जवाद जिसके दोनों पैर कट गए थे, उसने MBBS तो कर लिया किसी तरीके से, लेकिन जब वो MD के लिए गई तो उसको दाखिला नहीं मिला। अपाहिज है, ये माजूर है, इसको दाखिला कॉलेज ने इनकार कर दिया था, लेकिन वो हिम्मत नहीं आ रही। रोशन जवाद वहाँ के MP के जरिए उसने हाईकोर्ट में रिट दाखिल की थी, तो हाईकोर्ट ने ये किया कि उसको वहाँ गवर्नमेंट से जो 20 साल पुराना एक रिजोल्यूशन था कि किसी माजूर को MD करने का दाखिला नहीं मिलेगा, वो गवर्नमेंट को वो बदलना पड़ा, और इस तरीके से रोशन जवाद को MD करने का भी एडमिशन मिला, और उसने पैथोलॉजी में MD किया। सर देखिए, हमारा जो सवाल था वो इसी मकसद से पूछा गया था कि आप इसका जवाब यही दें कि भाई इंसाफ नापैद नहीं बल्कि इंसाफ मिलता है। क्योंकि बच्चों के सर ये जहन बना हुआ है, कुछ नहीं होगा, क्या होगा, जेल चले जाएंगे, उसमें क्या होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, वो बाद में पैसा देके छूट जाएंगे। तो आपने बहुत अच्छा उसका जवाब दिया, लेकिन फिर भी सर आपने कहा कि कुछ मकामात पर जैसे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं खासतौर पर, उनके जरिए इंसाफ कहीं ना कहीं डगमगाता है। तो आपकी सर पूरी जिंदगी कटघरे को देखते हुए गुजरी है, आपकी जिंदगी का कोई ऐसा वाकया है क्या सर जहां पर इंसाफ आजाद घूम रहा है, अब इंसाफी कटघरे में खड़ी है? ऐसा मेरी ज़िंदगी में तो एक बार हुआ है कि एक केस में जो बहुत ही जीनियन केस था, जिसमें 6 रूम का मालिक एक हैदराबाद का तेलुगु था, और उसके खिलाफ मालिक मकान ने केस दाखिल किया था और उससे कब्जा लेना चाहता था। लेकिन इस भाड़े गई के पास ना भाड़े किराए की रसीद थी, ना उसके पास एग्रीमेंट था, ना उसके पास पावर का लाइसेंस था, और वो अनपढ़ था। इसलिए उसकी उसको मालूमात ना होने की वजह से उसको उस केस में वो हार गया था। और मैं जानता था कि ये 6 लोग उसी का है, इसके बावजूद वो 6 लोग मकान को मिल गया, जिसका मुझे आज तक अफसोस है, मैं कभी उसे भूल नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच सर। जैसा कुछ पूछना है, आपने कुछ बोलना है? थैंक यू वेरी मच। देखिए, एक एडवोकेट नियाज मोमीन जो बता रहे थे, अपने कुछ जिंदगी के तजुर्बात भी शेयर करते हैं। जोरदार तालियां एडवोकेट नियाज मोमीन के लिए। अब उसके साथ यहाँ पर एक टेबल पर उसमें पानी की बोतल है। जो हमारे अगले मेहमान हैं मोहतरम डॉक्टर रवीश अंसारी समझिए की अदालत में हाजिर हो। देखिए, हमारे रुपेश मातरी जी अपना वक्त निकाल कर, एक बार जोरदार तालियां बच्चों इनके लिए, ये आए हमारे लिए सर, थैंक यू वेरी मच। बहरहाल, आज की हमारे समझिया की अदालत में इल्मी बहस और मुबाहिसे में एक ऐसी शख्सियत हमारे इस कटघरे में बैठी हुई है, या खड़ी हुई समझ लें आप, कि जिनके ताल्लुक से ये गुमान किया जाता है, ये माना जाता है, जैसे हम जितने भी प्रिंसिपल्स हैं शहर के, अगर कोई मसले मसाइल हमको आते हैं तो हम इनसे रुजू करते हैं। आज सेवन सिटी कॉलेज में आप एज ए डायरेक्टर आप काम कर रहे हैं, और तालीम के मैदान में, एजुकेशन के फील्ड में आपका बेहतरीन तजुर्बा है। आपने अपनी पूरी जिंदगी केमियस सोसाइटी को दे दी है, उसके अलावा दीगर अदारों में आप बहुत अहम रोल अंजाम दे रहे हैं। आज हमारे जो मेहमान डॉक्टर रवीश अंसारी प्रिंसिपल केमियस के थे, और उसके बाद अभी सेवन सिटी कॉलेज के एज ए डायरेक्टर हैं आप। सर रवि सर, आपका इस्तकबाल है, थैंक यू वेरी मच। आप अपने हमारी समझिया की अदालत में हाजिर हुए। सर, चूंकि अक्सर देखने में आता है कि जो असातिज़ा की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, फिर उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ होती है, लेकिन अक्सर बच्चे भी कभी कभी गुमान करते, कोई टीचर बहुत ज़्यादा मारते हैं ना, बच्चे कहते हैं आज सर का लगता है घर पे झगड़ा हुआ है, या अक्सर बच्चे बोलते हैं ना
तो सर पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में इंटरफेयर होने से किस तरह रोकना चाहिए? आपके नज़र में असातिज़ा ने ऐसा क्या करना चाहिए कि उनकी पर्सनल लाइफ अलग हो और प्रोफेशनल लाइफ अलग हो, उस पर इम्पैक्ट नहीं होती है? सर थैंक यू साजिद सर. आई विश all the teachers, my fellow colleagues, a very happy Teachers Day. साजिद 27 साल से जिस चीज़ से बच रहे थे तुम मुझे लाके नहीं खड़ा कर दिया. कटघरे. और जब कोई कटघरे में आता है तो वो मेहमान नहीं होता, वो मुजरिम होता है. तो हम लोग आज आपके मुजरिम हैं. सर जुर्म साबित होगा तो हम सब मुजरिम बोलेंगे सर. बहरहाल कुछ लोग बेकसूर भी होते हैं. साजिद, आपका सवाल था पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ. पर्सनल लाइफ टीचर्स की अगर डिस्टर्ब है तो वो वाकई में आपकी प्रोफेशनल लाइफ. अब पर्सनल लाइफ में टीचर्स बहुत, एंड थैंक्स टू ऑल द गवर्नमेंट मशीनरीज जो टीचरों से इलेक्शन का काम, बीएलओ का काम, सर्वे का काम, इतना काम करवा देता है कि टीचर्स के पास एकेडमिक संभालने के अलावा सब काम करने की फुर्सत है, लेकिन एकेडमिक संभालने की फुर्सत. दिस क्रिएट्स अ स्ट्रेस, एंजाइटी ऑन टीचर्स, और उससे उनका जो फोकस है, उनकी जो एनर्जी है, वो टीचिंग से हट जाती है और दैट डिस्टर्ब्स द प्रोफेशनल. पहली बात. दूसरी बात है कि हेल्थ इश्यूज़, टीचर्स के अगर हेल्थ इश्यूज़ हैं, एज अ प्रिंसिपल, एज अ मैनेजमेंट, ये समझना चाहिए सबको, क्योंकि इट इज़ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस. और हेल्थ इश्यूज से इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द लर्निंग आउटकम्स ऑफ द स्टूडेंट्स. आपके अगर हेल्थ इश्यूज है, आप रेगुलर कॉलेज में नहीं आ रहे हो, आपकी अटेंडेंस नहीं है, लेट कमिंग है, दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द लर्निंग आउटकम्स ऑफ द चिल्ड्रन. अब आप इसे कैसे टैकल करोगे? वर्क लाइफ बैलेंस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. आप घर के जितने भी आपके घर के झगड़े, आपके जितने सर आप खुल के बात कर सकते हैं. आप I can take that liberty and I seek an apology in advance from both the genders. वर्क लाइफ बैलेंस, देखिए ये प्रॉब्लम्स जो है वो हर एक के साथ है, बट व्हेन यू कम टू द स्कूल यू हैव टू कीप योर प्रॉब्लम्स एट होम. आप ये जो कहते हैं कि बच्चे बोलते हैं कि आज सर का झगड़ा हुआ है वाइफ से, आज मैडम का झगड़ा हुआ है हस्बैंड से, ये बिल्कुल सही बात है. आप देखिए कि अगर आप घर के और स्कूल के दोनों चीज़ों को आप बैलेंस नहीं करोगे, उसका रिपरकशन आप स्कूल में आपको बच्चों पे देखने मिलेगा. आप अभी से कैसे हैंडल कर सकते हो? सबसे पहले है टाइम मैनेजमेंट. आप आपके काम को प्रायोरिटाइज करिए, प्रायोरिटी दीजिए कि आपको कौन सा काम पहले करना है, सबसे पहली बात. दूसरी बात है आप बाउंड्री सेट करिए कि आपको स्कूल के आवर्स में आपको स्कूल का काम करना है. स्कूल के अभी बहुत सारी आप, आई एम सॉरी, आई हैव ऑलरेडी सीक्ड अपॉलजी इन एडवांस. पहले आप देखिए कॉरपोरेशन के टीचर्स स्कूल में ला के अपनी भाजी साफ करते थे, स्कूल में ला के रेशम ढूंढते थे, है ना, रेशम, ये सब चीज़ें चलती थी. स्कूल का काम छोड़ के ये सब चीज़ें टीचर्स करते थे. तो आप बाउंड्री सेट करिए कि आपको स्कूल का काम स्कूल के आवर्स में करना है, और कोशिश करिए कि स्कूल के काम को आप घर ना ले जाए जब तक वो ज़रूरी नहीं हो. ओके. देन आपकी सेल्फ केयर बहुत इम्पॉर्टेंट है. आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है. एक्सरसाइज करिए,
प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आप रियलिस्टिक गोल सेट करिए। हम जो भी काम करते हैं हम सोचते हैं वो परफेक्ट होना चाहिए। आई विल टेल यू, नोबडी इन दिस वर्ल्ड इज़ परफेक्ट। वो काम अच्छा होना चाहिए। परफेक्शनिज्म की तरफ भागते हुए हम लोगों को और स्ट्रेस आ जाता है। आप ऐसा काम करिए, अच्छा काम करिए, ताकि उसके जो एफर्ट्स हैं, यू शुड बी हैप्पी, यू शुड हैव योर सेल्फ सेटिस्फैक्शन विथ योर एफर्ट्स। और काम को डेलीगेट करिए। आप स्कूल संभाल रहे हो, आप स्कूल का काम कर रहे हो, प्लीज़ टेल योर हस्बैंड्स ऑल्सो to help them, to help you, let you help in your household work. ओके, वेकेशंस पे जाइए, रेगुलर ब्रेक लीजिए। अब रेगुलर ब्रेक का ये मतलब नहीं है कि महीने में 7 छुट्टी ले लीजिए और फिर आप कहोगे कि लीव इज़ माई फंडामेंटल राइट्स। इट्स नॉट दैट वे। वेकेशंस प्लान करिए। यस, बिल्कुल। कहूँगी तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि नाइत्तेफाकियाँ हर जगह होती हैं, इख्तिलाफात फिक्र में होते ही हैं, तो हम असातिज़ा जो है, ख़वातीन जो है, वो अपने घर की झमेलों को वहाँ रख कर कैसे कदम रखें। और जब तक ये कदम सही ना हो तो हम अपने आने वाली नस्ल को कुछ नहीं दे सकते। इसके बारे में आप क्या कहें? रवि सर, उसमें इंक्लूड करना कि मैडम ने कहा कि ये लेडी टीचर के ससुराल से कम नहीं है। हाँ, प्लीज़। अच्छा, मैडम का सवाल क्या था? मैडम का सवाल ये है कि जो लेडी टीचर्स वो अपनी प्रॉब्लम्स कैसे घर रख के आ सकती है। देखिए, यस, आपा का सवाल क्या है कि जैसे लड़कियां जो टीचर्स हैं, आपा बहुत सीनियर है और आपा की उर्दू इज वेरी, यू नो, शी इज गॉट अ वेरी फसी। नहीं, आपा का सवाल है जो लेडी टीचर्स हैं, वो एक तरीके से आपा का बोलना स्कूल जो ससुराल है या बहुत झमेले हैं, या वो अपने झमेले को घर पे रखकर आकर कैसे। सर, जेंट्स टीचर्स के लिए भी स्कूल ससुराल है, वो थोड़ा उनका मैका है। बहरहाल वक्त का जरा ख्याल रखिए सर, प्लीज। देखिए, ये चूंकि अभी आपा का एक सवाल था, लेकिन मैं रिक्वेस्ट है कि प्लीज अब अगर कोई भी सवाल रहे ना, तो हमारा जब सेशन पूरा खत्म हो जाए तो फिर इसके बाद इंशाल्लाह हम करेंगे। सर, रवि सर प्लीज आपा का जवाब दें। हाँ, देखिए, आपा का एक सवाल था ये। अच्छा, ये हमारे जो मेहमान हैं इनका ये हमने अपने रूल्स के अंदर लिखा हुआ था, लेकिन यहाँ बता नहीं सके कि अगर इनकेस किसी का जवाब नहीं दे सकते तो कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल आपा को जो सवाल है, आपा ने कहा कि ससुराल है, आपा जेंट्स टीचर भी बड़े परेशान है। सही बात है सर। एक ऐसा सवाल है कि अक्सर देखने में आता है कि लोग, भाई हम ट्रिपल ए में हैं, हम पला हैं, हम ये हैं, वो हैं, लेकिन अपनी जो तदरीसी खिदमत है, जो टीचिंग है, जिस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है सर, अब वो उसको सही से अंजाम नहीं दे रहे सर। तो ऐसे में प्रिंसिपल का कुछ रवैया होता है। आप प्रिंसिपल के अच्छे तजुर्बे से वाकिफ हैं, तो एक प्रिंसिपल को या असातिज़ा को सख्त रवैये से का इस्तेमाल करना चाहिए या बहुत नर्म रवैया रखना चाहिए? सख्त रवैये से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, या नर्म रवैया अगर एक प्रिंसिपल या असातिज़ा रखते हैं तो उससे क्या नुकसान या क्या फ़ायदा होगा? साजिद, आपके ये सवाल में, एक सवाल में आपके 4 सवाल छुपे हुए हैं और मुझे टाइम पीछे दिया गया है 3 मिनट। 1 मिनट का टाइम दिया गया है। का टाइम है सर, 3 मिनट का टाइम है। प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो आज जो बच्चों को हम डील कर रहे हैं वो
जेन जी जनरेशन है, जनरेशन जेड, ओके, जनरेशन अल्फा, दे आर डिजिटल नेटिव्स। तो प्रिंसिपल्स जो होना होते, प्रिंसिपल्स आज के वक्त में काफ़ी सिचुएशनल लीडर होने चाहिए। लीडरशिप स्टाइल शुड बी सिचुएशनल एंड ट्रांसफॉर्मेशनल। जहाँ पे सख्त होना है वहाँ पे सख्त होइए, जहाँ पे आपको लिबर्टी देनी है, फ्लेक्सिबिलिटी देनी है, आप फ्लेक्सिबिलिटी दीजिए दोनों को सर, सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं, स्टाफ को। और रही बात आपके सख्त होने की, जब प्रिंसिपल स्ट्रिक्ट होते हैं स्कूल का डिसिप्लिन जब बनता है सर। लेकिन इसके साथ सर बच्चों में बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी भी आ जाती है, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, अपने आइडियाज़ को, क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है, बहुत एक्सेसिव क्रिटिसिज्म रहता है हमेशा। इसलिए सर प्रिंसिपल को ये सब जो नुकसान है बहुत स्ट्रिक्ट होने के, और रही बात बहुत लीनियंट होने की, तो उसमें आपकी जो फ्रीडम ऑफ क्रिएटिविटी आप बच्चों को मिलती है, बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रिलेशनशिप्स बढ़ते हैं सर, रिलेशनशिप्स बिल्टअप होते हैं। और बहुत लीनियंट होने से सर, अगर प्रिंसिपल काफ़ी लीनियंट है सर, सो दैट विल क्रिएट डिसिप्लिन, लैक ऑफ डिसिप्लिन इन द स्कूल, और जो बाउंड्रीज़ हैं वो थोड़ी ब्लर हो जाएगी, क्योंकि अगर डिसिप्लिन है स्कूल के अंदर दैट विल डिस्टर्ब योर एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑल्सो। बट कोई आपका टाइम बाउंड सेट नहीं है, अटेंडेंस की पाबंदी नहीं है, वहाँ पे आपकी एकेडमिक ग्रोथ जो है वो गिर जाएगी। क्लासरूम मैनेजमेंट विल बी अ प्रॉब्लम, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विल बी अफेक्टेड। और उसके बाद एक है जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अगर प्रिंसिपल कहीं पे स्ट्रिक्ट है किसी के साथ, आई मीन टू से पार्शियलिटी, अगर प्रिंसिपल कहीं पार्शियल है किसी के साथ, उसमें बच्चों में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाएंगे। यस सर। थैंक यू वेरी मच सर। आप थे डॉक्टर रविश अंसारी जो हमारे समझिए की इल्मी बहस व मुबाहिसे में हिस्सा ले रहे थे हमारे पास एज ए मेहमान। तो सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ लाए, जोरदार तालियां।